मंच पर बैठे आदरणीय गुलाटी साहब, आदरणीय गुरुजी और सभी साथियों, माताओं, बहनों, आज बहुत शुभ दिन है कि हम सब यहाँ पर दिल्ली प्रांत का संस्था का कार्यालय का औपचारिक शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से दिसंबर से चालू हो गया था ये, लेकिन हम लोगों ने उद्घाटन करने में जानबूझ के देरी की। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये था कि ये चलता है कि नहीं चलता है, कैसा चलता है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। इन सारी शंकाओं की वजह से ये हुआ कि पहले चल जाए, उसके बाद इसका उद्घाटन करेंगे। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पर गुरुजी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, प्रशांत भाई हैं, वीरेंद्र भाई हैं, खासकर संजीव भाई हैं, संजीव मिश्रा जी, उन्होंने बहुत इसमें मेहनत की है। इसको खड़ा करने में उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबकी तरफ से कि उन्होंने इस काम को गति दे दी और एक चलता हुआ कार्यालय आपके सामने खड़ा कर दिया। अभी बहुत सारी खामियां हैं, हमें जैसा कार्यालय चाहिए वैसा नहीं है, जैसे उत्तर दिए जाने चाहिए, जैसे लोगों को रेस्पॉन्सिव होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है, कोई भी ट्रेंड नहीं है। जो भी कुछ है, नए साथी हैं तो अपने हिसाब से जितना हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन अब वो चल गया है तो धीरे धीरे करके परफेक्शन भी आ ही जाएगा। हमारी कोशिश है कि अगले 6 महीने में अच्छे ढंग से वो काम करे और पूरी दिल्ली के लिए एक ऐसा केंद्र बने जहाँ पर लोगों को जोड़ा जा सके। पिछले 1 साल में हम लोगों ने काफ़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी और ऐसा माना था कि सभी राज्यों में ऐसे केंद्र खोले जाएं, लेकिन काम काफ़ी धीमी गति से चला और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये कि हमको लगा कि कहीं हम बहुत जल्दी भाग रहे हैं और उस जल्दी भागने में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। अब उन गलतियों को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है सामाजिक जीवन में, तो इसलिए ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा सा धीमे चलेंगे। एक कार्यालय अच्छे ढंग से चलता है तो फिर वो आगे के कार्यालयों को भी संचालित कर सकता है, लेकिन एक भी अच्छे ढंग से ना चले तो आगे के कार्यालयों को तो फिर कोई संभालने वाला नहीं रहता है। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ही आगे इसको बढ़ाने की कोशिश हम लोगों ने की है। आगे हमारी जो एक उद्देश्य है, ऐसा मानना है कि इस साल नवंबर तक जितने भी हमारे दिल्ली के आसपास राज्य हैं और लगभग उत्तर भारत कह लीजिए, उत्तर भारत और पश्चिम भारत, इन 2 इलाकों में करीब करीब 12-13 राज्यों में राज्य स्तर के कार्यालय खुलने की योजना पूरी हो जाएगी। ऐसी हम एक रणनीति लेकर चल रहे हैं। गुजरात में कार्यालय ऑलरेडी खुल चुका है, अंकलेश्वर में कार्यालय है और बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। महाराष्ट्र में भी वर्धा के अलावा नागपुर से पूरे महाराष्ट्र के संचालन की तैयारी हो रही है। तो महाराष्ट्र का जो कार्यालय है वो नागपुर में खुलने की योजना बनी हुई है। मेरे ख्याल से अगले महीने उसका भी हम कार्यक्रम रूपरेखा तैयार करके चल रहे हैं। तो ऐसे करके पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा के कल 2-3 साथी आए थे, उनसे बातचीत हुई। आज भी काफ़ी लोग हरियाणा के आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं और कोई एक दिन ऐसा डिसाइड करके एक सार्वजनिक सभा रख के कम से कम हरियाणा प्रांत का तो एक कार्यालय तय किया जाए। हरियाणा का अगर एक कार्यालय तय हो जाए तो फिर उसके हिसाब से आगे की चीज़ें हम हरियाणा में बढ़ा सकते हैं और उनको आगे लेके जा सकते हैं। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली से लगे हुए 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में मेरे ख्याल से जून या जुलाई तक
निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम तय करेंगे और वहाँ के सभी साथियों के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे। संगठन के स्तर पर दो ही चीजें इस समय महत्वपूर्ण है। एक तो जगह जगह केंद्र खोले जाएं और उन केंद्र के संचालन की एक अच्छी नीति बनाई जाए और एक अनुशासन भी बनाया जाए, एक रूल्स रेगुलेशन भी हम उसके बनाएं, नियम बनाएं, उसके कायदे कानून बनाएं, उनके संचालन की एक पद्धति तय करें और पूरी कड़ाई से वो पद्धति लागू किया जाए। मुझे लग रहा है कि अगर हम कड़ाई से लागू नहीं करेंगे तो फिर ये समेटना भी नहीं हो पाएगा और बिखरता चला जाएगा। तो वैसी स्थिति में जैसे और संस्थाएं काम करती हैं, परम पूज्य स्वामी जी ने भी जगह जगह केंद्र खोले हैं, उनके अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, उस कानून से बाहर जो भी जाता है उसको परमिसिबल नहीं है वो। तो वैसी स्थिति में ब्रह्म कुमारी की संस्थाएं होंगी या दूसरी संस्थाएं होंगी या रविशंकर महाराज होंगे, इन सबके भी केंद्र तो है ही। ऐसे ही लोग केंद्र तो चलाते हैं, लेकिन उनके केंद्र किस हिसाब से चलते हैं, कैसे चलते हैं और किस नियम कायदे कानून से चलते हैं, वो सारी चीज़ें जान के बूझ के हमारी कोशिश होगी कि राजीव भाई के जानने वाले, राजीव भाई के समझने वाले और उनसे प्रेम करने वाले लोगों के लिए भी हर राज्य में कम से कम एक केंद्र तो इस साल खुल जाए। उसके बाद फिर उसके आगे की योजना भी हम लोग कोशिश करेंगे बनाएं। और इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। भाई ये केंद्र खोले क्यों जाने चाहिए? सबसे बड़ा जो इस समय हमारे हाथ में जो उद्देश्य है वो है कि सबको स्वास्थ्य उपलब्ध होना चाहिए और ये हमारे लिए काफ़ी आसान है। आसान से मतलब इसकी सारी पृष्ठभूमि राजीव भाई ने तैयार करके रखी है, हमको तो सिर्फ काम करना है। उनके व्याख्यान हैं, उनकी वाणी है, उनका ज्ञान है और वो जगह जगह फैल के लोगों को प्रेरित कर रहा। हमें तो शर्म आती है, लोग सामने से हमको फ़ोन करते, हम नहीं कर पाते उनको कि हमने तो ऐसा किया, हमको ये फ़ायदा हो गया, हमको ये फ़ायदा हो गया। तो वैसी स्थिति में लोग सामने से फ़ोन करते हैं और हम उनको ना क्लब कर पाएँ तो ये हमारी कमी है। तो हमारी कोशिश रहेगी अगले साल भर में सभी राज्यों में, उत्तर भारत और पश्चिम भारत के सभी राज्यों में हर स्टेट के लेवल पर एक राज्य के स्तर पर इकाई खुले और वो इकाई पूरे राज्य में कार्यक्रमों का संचालन करे। दूसरा, आप सब जानते हैं संस्था की तरफ से चिकित्सा कैंपों का आयोजन भी किया जाता है। अभी आगे के सारे चिकित्सा कैंपों का आयोजन राज्य स्तर की इकाइयां करेंगी। और एक और सौभाग्य की बात है, एक खुशखबरी है कि अभी चिकित्सा शिविर करने वाली 2 टीमें हमारे पास हो गई हैं। गुजरात वाले लोगों ने अपनी सेपरेट टीम बना ली है और वो पूरे गुजरात में अपनी टीम के आधार पर कैंप लगाते रहते हैं। हमारी जो वर्धा की टीम है वो पूरे देश में घूमती रहती है। तो वैसे करके 2 टीमें हमारे पास हैं और संभव हुआ तो शायद दिल्ली में भी एक तीसरी टीम बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर तैयार हो सकती है। वो टीम तैयार हो जाएगी तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी कैंपों का आयोजन किया जा सकता है उतने ही अच्छे स्तर पर। एक दूसरी जो खुशखबरी है वो आपको और शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब फरवरी से हम लोगों ने एक 5 दिन का कोर्स तैयार किया और उस कोर्स का नाम दिया है स्वास्थ्य रक्षक। स्वास्थ्य रक्षक माने जो स्वास्थ्य की रक्षा कर सके वो स्वास्थ्य रक्षक है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना और अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना उस स्वास्थ्य रक्षक का उद्देश्य है और धर्म भी है। तो वैसी स्थिति में स्वास्थ्य रक्षक कौन बनेगा? हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं के दिल में ये इच्छा है कि भाई हम भी थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में लोगों को संपर्क दें, उनको जानकारी दें, हमें भी सेवा का मौका मिले और कम से कम आसपास में तो हम सेवा कर ही सकें। तो ऐसे सभी साथियों के ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अब तक 2 ट्रेनिंग कैंप लग चुके हैं। 100 लोगों का ट्रेनिंग कैंप हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो 100 लोगों के 2 बैच निकल चुके हैं। अभी हमारी जो टारगेट है वो ये है कि नवंबर तक करीब 1000 स्वास्थ्य रक्षक हम लोग तैयार कर लेंगे और इनमें से आप में से भी भाई बहन हो सकते हैं, दूसरे राज्यों के भाई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है
वो ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 साल से 3 साल से जुड़े हुए हैं। नए लोगों को प्राथमिकता उसमें अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो विचार से भी जुड़े हुए हैं, कर्म से भी जुड़े हुए हैं, उनको ही परफेक्शन लाने की हमारी कोशिश हो रही है। तो स्वास्थ्य रक्षकों के ट्रेनिंग कैंप में उन लोगों को बुला के बाकायदा 5 दिन का एक सिलेबस छोटा सा डिज़ाइन किया है। उस सिलेबस में थोड़ा शरीर विज्ञान, एनाटॉमी के बारे में हम लोग बताते हैं कि भाई शरीर विज्ञान में शरीर में क्या क्या होता है, कौन कौन से अंग हैं, वो क्या काम करते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, किन अंगों में आती हैं और क्यों आती हैं। तो शरीर विज्ञान की एक छोटी सी जानकारी, 2 लेक्चर 3 लेक्चर उसके रहते हैं। उसके बाद आयुर्वेद का वो पक्ष जो दवाओं से अलग है। आयुर्वेद के 2 पक्ष हैं। एक तो दवाओं वाला पक्ष है कि अगर किसी को बीमारी हो जाए तो कौन सा योग बनाया जाए, कौन सी चीज़ें मिलाई जाए, कौन सा चूर्ण बनाया जाए, कौन सा क्वाथ बनाया जाए ताकि उसकी बीमारी को ठीक किया जा सके। और एक दूसरा पक्ष है कि आदमी बीमार ही ना पड़े, ऐसी दिनचर्या क्या हो, ऐसी ऋतुचर्या क्या हो, खान पान कैसा हो, रहना कैसा हो और हम कैसा मैनेजमेंट करें ताकि बीमार ही ना पड़े। तो ये जो दूसरा पक्ष है, इस दूसरे पक्ष के बारे में भी करीब 4 व्याख्यान रहते हैं, 4 लेक्चर रहते हैं, जिनको एक ABCD उनको बताई जाती है कि भाई आप अगर ये जान लेंगे तो स्वस्थ रहने के बारे में किसी को भी समझा सकते हैं। और तीसरा पक्ष उसका आता है कि अगर छोटी छोटी बीमारियां हो गई हैं तो उन बीमारियों में छोटे छोटे फार्मूले कैसे काम करते हैं, ये छोटे छोटे फार्मूले हम बताएं लोगों को और उनको इसमें लाभ दें ताकि उनको उनकी बीमारियों में लाभ मिल सके। ये पूरा का पूरा कोर्स एक नॉन मेडिकल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। हम उनको कोई डॉक्टर नहीं बनाते, लेकिन स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं ताकि वो सबको इसकी जानकारी दे सकें। और हमारा तो सपना है कि ऐसे हम 2-4 लाख अगर स्वास्थ्य रक्षक तैयार कर लेंगे तो हर गांव में, गली गली में जो पुराने ज़माने में दादी माँ और नानी माँ का भूमिका हुआ करता था वो हमारी भूमिका आ जाएगी। तो जो पुराना ज्ञान था वो परकोलेट होकर नीचे भी आना चाहिए और आज के भाषा में उनको समझाना आना चाहिए। तो उस स्थिति में साथियों को तैयार करना, और हमारा तो मानना है कि जो राजीव भाई को मानता है वो तो ये काम जरूर कर सकता है, करता भी है। बहुत सारे साथी हैं जो उनको जितना समझ में आता है उतना लोगों को बताते हैं, उतना समझाते हैं, अपना जितना विवेक है उससे समझाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक सीमा पर आके रुक जाते हैं। तो उनको और ज़्यादा ज्ञान दिया जाए, उनको और ज़्यादा समझ दी जाए, छोटी छोटी जानकारियाँ दी जाएं, जो चिकित्सा की भाषा है उसको थोड़ा सा उनसे परिचित किया जाए। अगर वो परिचित होते हैं तो आसानी से एक सामान्य जानकारी लोगों को दे सकते हैं। और आज की स्थिति में जबकि राजीव भाई ने तो अपने व्याख्यान में खुल के कहा है कि भाई कितने करोड़ लोग बीमार हैं, कम से कम 80% 90% तक तो बीमारी के बारे में लोग बोलते ही हैं, सरकार भी बोलती है। और अब तो WHO की रिपोर्टें भी आने लगी हैं, मतलब हाई BP के ऊपर, लो BP के ऊपर, आर्थराइटिस के ऊपर, कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है बीमारियों को आगे बढ़ाने में। तो वैसी स्थिति में हमारा तो धर्म भी है कि भाई हम इन सब चीज़ों की जानकारी दें। और दुर्भाग्य ये है कि सामान्य जानकारी हमको उपलब्ध नहीं है, ना तो सरकार की तरफ से, ना एजेंसियों की तरफ से, ना डॉक्टर की तरफ से, ना हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी सामान्य जानकारी स्वास्थ्य के बारे में किसी को भी उपलब्ध नहीं होती। दवाएं उपलब्ध हैं, आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपको बोलेगा ठीक है भर्ती हो जाओ 3-4 दिन के लिए, आपका जो भी कुछ करना है चेकअप वेकअप करके, सलाइन लगा के, ग्लूकोज चढ़ा के, जो भी करना है उसको आपको बिल बना के दे देगा कि घर जाइए, अब घर जाके आराम करिए। तो वैसी स्थिति में दवाइयाँ हैं लेकिन जन स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी नहीं है। शायद ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है और हमें हमारे लूट का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हमको सामान्य जानकारियां नहीं हैं जो कि होनी चाहिए। तो वैसी स्थिति में संस्था ने इस बात का एक जिम्मा लिया है कि भाई हमारी श्रद्धांजलि राजीव भाई को तो यही है कि जो उनके विचार हैं वो घर घर में पहुँचे और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को सामान्य जानकारी उपलब्ध हो तो वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। मेरे ख्याल से कम एक 1000-2000 लोगों से तो मैं मिला हूँ
जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि भाई राजीव भाई के बताए गए नियम अपनाने से हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन आया। किसी को अच्छा लगता है, किसी को हल्कापन लगता है, किसी का कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, किसी का पूरा बॉडी का मैकेनिज्म ठीक हो गया। ये चिकित्सा की अपनी अपनी भाषा की चीजें हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है वो बता पाते हैं, नहीं भी बता पाते हैं, दोनों ही बातें। तो वैसी स्थिति में अगर हजारों लोग हमको ऐसे मिल रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हमको लाभ हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें तो काफ़ी उत्साहपूर्वक इस पर और तेज़ी से लगना चाहिए कि भाई अगर हजारों लोगों को मिला है लाभ तो लाखों लोगों को भी मिल सकता है। सवाल केवल इतना है कि हम कितनी तेज़ी से लोगों के बीच में जा सकते हैं और कितना अंदर तक जा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हमारी कोशिश है कि हम संस्था का जगह जगह फैलाव करें, उसकी इकाइयाँ खोलें और इकाइयों के मार्फत ये काम थोड़ा सेवा के हिसाब से हो। क्योंकि मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि अगर सेवा नहीं होगी आपके मन में तो आप परोपकार की भावना से काम नहीं कर सकते। व्यापार तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया में व्यापार हो रहा है दवा का, कोई ऐसा तो है नहीं कि व्यापार नहीं हो रहा। कुछ संस्थाएं हैं वो सेवा का काम भी करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती, लेकिन अधिकांश तो आपको व्यापार ही मिलेगा। वैसी स्थिति में हमें लगता है कि हमको थोड़ा सेवा पर ध्यान देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से हम किसी की मदद कर सकें, यही सबसे बड़ा काम है। अगर हम ये काम करते हैं तो मतलब हम तो बार बार राजीव भाई को याद करते हैं कि उन्होंने व्याख्यान दिए तो सेवा के भाव से दिए, पूरे देश में हजारों पेशेंटों को दवाएं दी तो सेवा के हिसाब से दी। मतलब एक भी व्यक्ति मुझे आप ऐसा ला के नहीं दिखा सकते कि जिसको राजीव भाई ने दवा दी हो और बाद में कभी उससे डोनेशन मांगा हो। एक भी व्यक्ति मैं चैलेंज करता हूँ, मतलब जितनी मेरी जानकारी है, चेन्नई शहर में कम से कम 7,000 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि राजीव भाई ने उनको बोला हो कि भाई थोड़ा सा इधर भी देख लो। तो अगर उनके अंदर इतना निस्वार्थ भाव था तो हमारे अंदर भी होना ही चाहिए। तो वैसी स्थिति में हम कोशिश करें कि इस पूरे काम को एक निस्वार्थ भाव से लेके जाएं, तो राजीव भाई भी मदद करेंगे, भगवान भी मदद करेगा। और शायद मैं बहुत खुल के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सेवा की मिशनरियाँ हैं, जो सेवा के नाम पर पूरे देश में फैलती हैं या गांव-गांव में फैलती हैं, हम भी सेवा के रूप में अंदर जाकर लोगों को एक अच्छे ढंग से उनको स्वस्थ जीवन देने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें आपका लगता कुछ नहीं है, ना आपको इंजेक्शन देना है, ना उसको दवाई देनी है, ना उसको कोई दवाई खरीद के देनी है, ना दवाई का डोनेशन लेना है कि भाई हमको 2-4 लाख रुपए दो, दवाइयाँ खरीद के हम बांटें। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमको दिया, वो जानकारी ही हमको आगे बढ़ानी है। तो वैसी स्थिति में इतना आसान काम है कि उस आसान काम को भी हम ना कर पाए तो फिर तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस काम को नहीं कर पाए। तो हमारी कोशिश है कि हम इस पहलू पर काफ़ी गंभीरता से काम करें। और आपकी जानकारी के लिए एक और मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि आयुर्वेद में सच में इतने अद्भुत और इतने सरल चीज़ें दी गई हैं कि अगर हम उसको भी फॉलो करते हैं तो स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत आसान है, इतना कठिन काम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आयुर्वेद वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, उनको तो सिर्फ पुड़िया बनाकर देने में ही उनको आनंद मिलता है। इस पक्ष पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी संस्था इस पक्ष पर पूरा ध्यान देकर कोशिश करेगी कि आयुर्वेद में से राजीव भाई ने जितना बताया इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ, अभी जानकारी मिली। अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का मरीज है तो जो दही का पानी होता है, दही आप जमा दीजिए, जमने के बाद उसमें ऊपर पानी आ जाएगा और जो गाढ़ा दही है वो नीचे रहेगा। बिना कुछ किए आप ये दही का पानी कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज कर सकते हैं। 15 दिन में 20 दिन में कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। ये सुबह सुबह खाली पेट आधा गिलास पीना है, ऐसी बिना कुछ मिलाए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सरल ढंग से की जा सकती हैं, लेकिन जो हम नहीं कर पाते, ना हमें आयुर्वेद के लोग बताते हैं ना दूसरे लोग बताते हैं। इन सब चीज़ों पर बाकायदा एक अच्छे ढंग से मतलब तथ्यपूर्ण ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को निकाल के सबके सामने पेश करना, ये हमारा एक उद्देश्य है।
और इस काम पर हम लोगों ने 2-3 डॉक्टरों को लगातार लगाया हुआ है। वो इन सब चीज़ों पर पानी पीने का एक बहुत अच्छा नियम है। वात पित्त कफ अगर आप में से किसी एक की प्रकृति है, अगर पानी का उसमें लिखा हुआ है कि जो वाराणसी के आसपास के जो वैद्य हुआ करते थे पुराने ज़माने में 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, वो अगर 1 गिलास पानी है उसको उबालते उबालते 1/4 उड़ जाए और 3/4 बचा हुआ है तो वो पानी दवा है। किसके लिए? कफ वालों के लिए। अगर वो उबलते उबलते आधा रह जाए तो वो पित्त वालों के लिए, और उबलते उबलते 1/4 रह जाए तो वात वालों के लिए। पानी अगर आपके लिए दवा है, और बुखार में इसको यूज करते थे, जब बहुत ऐसा बुखार आए कि जो किसी चीज से ना उतरे तो वाराणसी के वैद्य इसी विधा का उपयोग करते थे और बुखार उतार लेते थे। अब इतनी सिंपल चीजें अगर हमारे पास हैं तो हमको फिर क्यों बीमार पड़ना या इतना पैसा बीमारी में क्यों खर्च करना। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि घर घर में ये जानकारियाँ पहुँचे, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचे, इनके प्रयोग हों, इनके ट्रायल हों और लोग इसका प्रयोग करें। उनको बताएंगे तो प्रयोग भी करेंगे, कभी उसमें सफल भी होंगे, कभी फेल भी होंगे, ये तो चलता ही रहता है जीवन में। तो वैसी स्थिति में ये सारी जानकारियाँ निकाली जाएं और वो एक अच्छे ढंग से, मतलब जन सुलभ हों, सबको उपलब्ध हों, सबको जानकारी मिले, उसके हिसाब से इन सब चीज़ों को बनाना। तो ये जो सेवाग्राम का जो शोध केंद्र है उसका यही काम है कि वो शोध केंद्र किसी भी तरह से इस सारे ज्ञान को, जो भी पुराना ज्ञान है, उसको एप्लीकेबल बनाएगा और एप्लीकेबल बना के पब्लिक को देगा। हमारी भूमिका इतनी ही है कि जो कुछ पुराना ज्ञान है अगर वो काम के लायक है तो, काम के लायक नहीं है तब तो अपने आप ही छूट जाता है, लेकिन अगर काम के लायक है, हमारे जीवन के लायक है, जीवन जीने में हमको सरलता हो सकती है, अच्छा हो सकता है, तो ऐसे पुराने सभी ज्ञान को छोटे छोटे फॉर्मूलेज में एप्लीकेबल बनाएं और उनको एप्लीकेबल बना के लोगों के बीच में उतारें, तो आम आदमी को स्वस्थ रहना या जीवन अच्छा जीना उनके काम में आ सके। तो उस हिसाब से आयुर्वेद में इस तरह का काम किया जाए। उसी तरह से जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है उसमें हम काम करें। भारतीय ज्ञान विज्ञान में आप सब जानते हैं कि जो आज की जो बेसिक साइंस है वो एक तरह से व्यापारिक साइंस है। मैं तो उसको एक कॉमर्शियल साइंस के रूप में मानता हूँ कि भाई वो व्यापार को आगे बढ़ाने वाली विज्ञान ज़्यादा विकसित होती है। मनुष्य को आगे बढ़ाने वाला कोई विज्ञान नहीं है। मनुष्य में जो उनके गुण है या जो उनकी रचनात्मक उनकी प्रवृत्ति होती है या उनमें जो अच्छे तत्व होते हैं उनको बढ़ाने वाला कोई भी विज्ञान हमारे पास नहीं है। तो वैसी स्थिति में हमको लगता है कि हमको इस पर विचार करना चाहिए दोबारा से कि जो 200 साल में 300 साल में जो न्यूटोनियन साइंस है या जो आर्किमिडीज के सिद्धांत हैं या जो दूसरे सिद्धांत हैं, इन पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। डार्विन की थ्योरी तो आजकल फेल मानी ही जाती है। डार्विन की थ्योरी को बेस्ट में तो कोई नहीं मानता, हम लोग मानते हैं। वो तो मानते हैं कि भाई अगर बंदर था तो बंदर 10,000 साल पहले भी वैसा ही था जैसा आज है। ये थ्योरी को मानने की कोई वजह नहीं हुआ करती। तो वैसी स्थिति में बहुत सारी थ्योरियाँ गलत हुई हैं, चेंजेस हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नया भारत बनाना होगा, स्वदेशी भारत बनाना होगा, या हम ऐसा भी सोचते होंगे कि जो प्राचीन भारत है, इतना वैभवशाली भारत है, वो तो ज्यों का त्यों आप आज की तारीख में नहीं ला सकते। लेकिन अगर आज हमको शुरुआत करनी हो कि हमको फिर से वैभवशाली भारत तैयार करना है तो आप उसको कैसे चेंज करोगे। 4000 साल पहले की जो चीज़ें हैं, जो थियरी हैं या जो फॉर्मुलेशंस हैं, उनको आज 4000 साल बाद आपको एप्लीकेबल बनाना है तो कैसे एप्लीकेबल बनाएंगे। तो ये जो 4000 साल का स्पैन है, इसको अगर आपको आज बदलना है तो उस पर कैसे शोध होना चाहिए, कैसा विज्ञान होना चाहिए, कैसा विकसित होना चाहिए, हमारे यहाँ के जलवायु के हिसाब से, हमारे यहाँ के प्रकृति के हिसाब से टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, तकनीकी कैसी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से जो भी आजकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको आप चाहे हिंदुस्तान का कह लीजिए, चाहे वेस्ट का कह लीजिए या पश्चिम से आता हो ऐसा कह लीजिए, वो सारा का सारा विज्ञान केंद्रित व्यवस्था की तरफ ले जाता है। चाहे वो धन की केंद्रित व्यवस्था हो या प्रशासन की केंद्रित व्यवस्था हो या किसी और तरह की केंद्रित व्यवस्था हो, वो सभी केंद्रित व्यवस्था की तरफ जाने वाली चीज़ें होती हैं। आप अगर कोई आपको मशीन बनानी है तो आज आप
100 किलो आटा पीसने की मशीन बनाते हैं, तो आगे आपको रिसर्च ये करनी होती है कि 1000 किलो आटा की मशीन हम कैसे बना लें। 1 घंटे में 100 किलो पिसता है, तो 1 घंटे में 1000 किलो कैसे पिस जाए। इसकी मशीन है और इसकी टेक्नोलॉजी तो हम बनाते हैं हर चीज़ में, लेकिन ये नहीं बनाते कि 100 किलो जो आटा हम बना रहे हैं उसको 10 पार्ट में तोड़ के कैसे बनाएं ताकि 10 लोग उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो मुझे लग रहा है कि हमको इसमें एक नई दिशा, एक नई पहल शुरू करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के मामले में कैसी तकनीकी हो, कैसा ज्ञान हो, हम उसमें क्या काम कर सकते हैं। और शायद गांव-गांव में पहुंचने के लिए तो हमको वैसी ही तकनीकी चाहिए। ऐसी तकनीकी तो अगर हमारी काम आती होती तो आज गांव की ये हालत नहीं होती। आज जो हमारी स्थिति है गांव में, देहातों में, अगर इस तकनीकी से काम चलता होता तो ये हालत नहीं होती। तो मैं तो मानता हूँ कि डेलिबरेटली वो इसके लिए है ही नहीं, जानबूझ के नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट है ऐसा नहीं है। वो जानबूझ के ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ शहरों में या बड़े 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 हब जो बनते हैं, या आजकल तो ये सेज बनने लगे हैं, सेजों के हिसाब से टेक्नोलॉजी डिज़ाइन होने लगी है। तो वैसी स्थिति में स्वदेशी टेक्नोलॉजी कैसी हो, कहाँ पर हम काम करें, कैसे काम करें, क्या क्या डेवलप करें, इसके बारे में संशोधन हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि भाई सेवाग्राम में अगर केंद्र बन रहा है तो इतने बड़े लेवल पर इसकी प्लानिंग हो सके, काम हो सके। और दूसरा, अगर इस तरह की स्वदेशी टेक्नोलॉजी बनती है तो फिर वो गाँव-गाँव पहुँचे कैसे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है। तो वैसी स्थिति में उसका क्या नेटवर्क होना चाहिए, कैसे मैकेनिज्म बनाएं, कैसे काम करें, कैसे लोगों को जोड़ें, उनको हम कैसे पाइपलाइन में डालें। एक भाई सवेरे बोल रहे थे कि भाई कैसे गांव के लोगों को रोजगार मिल सकता है, इस पर हमें सोचना चाहिए। तो वास्तव में हम उस तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि उस तरफ जाने के लिए आज कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट तकनीकी उपलब्ध ही नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, 1 साल से हम लोग चक्की का प्लान कर रहे हैं, अब जाके हमारे पास बियरिंग वाली चक्की बन के आई है 3। पिछले महीने 3 चक्की बन के आई है। गुजरात के एक भाई ने 1 साल लगाया, तब जाके वो चक्की बनी है। अब जाके उनका हम रेप्लिकेशंस का प्लान बना सकते हैं। हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि तेल घानी मिले, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी तेल घानी नहीं मिल रही है जो 1.5 HP की, 2 HP की मोटर से प्लान होती हो और डोमेस्टिक बिजली पे चलती हो। अगर डोमेस्टिक बिजली पे नहीं चलेगी तो फिर से सरकार के सारे कानून लग जाते हैं। 3 फेज कनेक्शन लीजिए, उसके लिए एप्लीकेशन लगाइए। अगर गांव में 3 फेज नहीं है तो वहाँ से यहाँ तक पोल लाने की व्यवस्था किसान को खुद को करनी पड़ेगी। उसको मतलब इतना आसान नहीं है। तो जो संसाधन है हमारे पास, जो सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी डिज़ाइन हो और वो काम पे आए हमारे, तो शायद हम तेज़ी से इस काम को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम मतलब पूरी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और सेवाग्राम वर्धा का जो केंद्र है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए समर्पित है। तीसरा जो हमें लगता है, शिक्षा का जो सवाल है, राजीव भाई ने तो बहुत शिद्दत के साथ उसको उठाया है कि भाई शिक्षा का जो सवाल है वो हम में से कोई भी मतलब उसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम क्या करें। तो वैसी स्थिति में हमारी कोशिश होगी कि 2-3 साल के अंदर वहाँ पर तो एक बड़ा गुरुकुल हम प्लान करें और उस गुरुकुल को 2-3 साल प्रयोग करके एक ऐसा मॉडल डेवलप करें। वो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास 50% तो आउटपुट इनपुट है, हमें 50% पर काम करना है। तो वो 50% क्या होगा, कैसे होगा, तो इन सारे विषयों को केंद्र बनाकर ही स्वदेशी ग्राम की स्थापना हो रही है। और भविष्य में शायद जो स्वदेशी सामान हैं, पूरे देश भर में जो स्वदेशी सामान उपलब्ध होते हैं लोगों को, मतलब हमने इसमें एक छोटा सा सर्वे किया है कि सिर्फ साबुन, नहाने का जो साबुन है, नहाने के साबुन में हिंदुस्तान में कम से कम 800 ब्रांड तो अवेलेबल हैं। कम से कम 800 ब्रांड, 800 तरह के स्वदेशी साबुन हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हमको नहीं पता, स्वदेशी वालों को नहीं पता, हमें भी खोज करनी पड़ रही है। बताइए, हम लोग जो डूबे हुए लोग हैं उनको नहीं पता कि देश में कितने साबुन बनते हैं, कितने शरबत बनते हैं, कितने पेस्ट बनते हैं, कितने गुड़ बनाने वाले हैं, कितने तेल गाने वाले हैं। तो हमें लगता है कि स्वदेशी का ये पक्ष जिसपे एक गहन शोध करने की जरूरत है, भी स्थिति क्या है। कल को मान लो कोई बड़ा मोमेंटम हो
और हम ये एक मतलब डिसीजन लेना चाहें कि विदेशी कंपनियों को भगाओ, तो कम से कम आपको ये तो पता हो कि ऑप्शन कितना है आपके पास। सिर्फ कह देने से तो कोई नहीं भाग जाएगा। कहने के बाद जो डिमांड क्रिएट होगी, कहने के बाद जो आपकी जो स्थिति बनेगी, उसमें आप कितनी पूर्ति कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते, आपको ताज्जुब होगा कि ये जो 800 ब्रांड हैं, करीब करीब मेरे ख्याल से अभी की स्थिति में 440 या 445 कंपनियां हैं जो ये ब्रांड बनाती हैं। कोई 1 बनाता है, कोई 2 बनाते हैं, कोई 3 बनाता है, और ये सब के सब मिलके मुश्किल से 3% बाजार पे कब्जा किया है इनका, मुश्किल से। आपके 800 ब्रांड हैं, 800 ब्रांड में से करीब 400 साढ़े 400 कंपनियां हैं, इनमें से 50% जॉब वर्क कर देती है मल्टीनेशनल्स के लिए, अपना ब्रांड नहीं बनाती हैं। जो अपना ब्रांड बनाती है उसमें मुश्किल से 2-3% बाजार है, वो भी लोकल है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको पंजाब में कोई साबुन महाराष्ट्र में मिल जाए। क्यों? क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि अगर हिंदुस्तान में इतने सारे स्वदेशी उद्योग हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम आपस में एक नेटवर्क बना के या आपस में उपलब्ध करवा के या कोई इसका एक नया सिस्टम बनाया जाए कि भी सब जगह वो उपलब्ध हों, सब लोगों को मिले। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रयास उस पर किया जाना चाहिए, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आगे आने वाले 1-2 सालों में शायद बड़े लेवल पर इस काम को, लेकिन इस पर शोध की बहुत ज़रूरत है। सच में हमको नहीं मालूम कि कितने लोग हैं जो साबुन बनाते हैं और कितना बनाते हैं। अगर हमको नहीं मालूम है तो भी हम कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते। हम सोचेंगे कि भाई हिंदुस्तान लीवर का 50% मार्केट आउट होना चाहिए, 50% मार्केट में स्वदेशी वाले आने चाहिए, लेकिन स्वदेशी वालों की क्षमता ही नहीं है कि 10% से ज़्यादा का मार्केट वो कैप्चर कर सकें। तो कहाँ से करोगे? तो जब तक हम ये यथास्थिति नहीं देखेंगे कि भाई स्वदेशी कितना बनता है, कितना नहीं बनता है, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, किसको क्या दिक्कत है, किसको फाइनेंस की दिक्कत है, किसी को टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, किसी को बाजार की दिक्कत है, इन पर एक कोई बड़ा ग्रुप काम करने वाला चाहिए जो उनकी ये सब समस्याओं का समाधान करे। उनमें थोड़ा सा हौसला आएगा तो वो फिर आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। जो 10 टन बनाता होगा वो 20 टन भी बना सकता है, लेकिन उसको एक हौसला चाहिए, उसको एक विश्वास चाहिए कि भाई अगर ये काम होता है तो हम पूरे देश में खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी रोज़मर्रा के सामान हैं, उन सब सामानों पर काफ़ी काम भी चालू है और कोशिश कर रहे हैं कि साल भर में इस पर कोई ना कोई एक बड़ा चीज़ सामने आ जाए। हो सकता है पहली बार में सिर्फ साबुन की फैमिली पे ही प्लान करें। साबुन की फैमिली पे इसलिए प्लान करना है कि वो अभी हम 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोग मिले। कल ही हमारे पास एक आदमी आया नासिक का, वो पेस्ट बनाता है और जो अच्छे किस्म का पेस्ट है वो बना के मिलिट्री में सप्लाई कर देता है, और जो खराब किस्म का है वो बना के अपने लोकल इलाके में बांटता है। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों? मिलिट्री को उन्होंने तो हमको ये कहा है कि जो भी क्वालिटी की चीज़ें आप हमको दीजिए तो उनको बना के देते हैं, आप बोलोगे तो हम आपके साथ भी जुड़ जाएंगे। ऐसे एक नहीं हजारों लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको कोई मार्केट नहीं है, कोई उनके पास एक विचार नहीं है, कोई उनके पास कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एक जो सांत्वना होती है, एक जो पाठिंबा मराठी में जिसको बोलते हैं, पाठिंबा देने वाला कोई नहीं, भाई हम आपके साथ हैं, आप चलिए। तो हमारी कोशिश है, ऐसे हजारों लोग हैं इस देश में, उनको बाकायदा लिस्ट बनाना चालू है। उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, स्वदेशी वाले भी कम चीटिंग थोड़ी करते हैं, थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने की कोशिश हुआ तो कुछ भी मिला के देना चालू कर देते हैं, ऐसा बहुत होता है। तो ऐसी स्थिति में कौन अच्छा है, कौन चीटिंग नहीं करेगा, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या हो, कैसे उसको बांधा जाए, कैसे पकड़ा जाए, इसका पूरा फॉर्मेट बना के हम कोशिश करेंगे 1-2 साल में इस पर काफ़ी बड़ा काम सामने आए। और जो बनाने वाले लोग हैं, मुझे तो विश्वास है कि अगर आपके सामने अवेलेबल होगा या जनता के सामने अवेलेबल होगा तो वो ज़रूर अपनाएंगे। अवेलेबल नहीं है इसलिए उनके सामने विकल्प नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में इस पर भी काफ़ी काम हमको करना है। दुर्भाग्य ये है कि थोड़ा सिंसियर लोग कम मिलते हैं इस काम में। मैंने जो पिछले 20-25 साल का अनुभव देखा, उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सिंसियर लोग कम मिलते हैं। लगातार एक विषय को पकड़ के 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल काम करें। आपको लगता है राजीव भाई 1 साल में बन गए क्या? 25 साल का उनका मेहनत है, तब जाके आप राजीव भाई को राजीव भाई समझते हैं।
कोई भी विषय हो, कोई भी काम हो, हम जब तक लगातार और कंसिस्टेंसी से नहीं करेंगे तब तक तो कोई काम सामने आता नहीं है। तो ऐसे साथियों की भी ज़रूरत है जो थोड़ा सा लंबे समय तक और गंभीर कामों में लगने का मूड बना सकें। तो ऐसे साथी मिलेंगे तो काम जल्दी होता है, तेज़ी से होता है, लेकिन उसको टीम बनाने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग मिलेंगे भी, मुझे तो पूरी आशा है, पूरा विश्वास है। जैसे जैसे हम फैलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो लोग भी ज़रूर मदद करने के लिए सामने आएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को पहले तौर पर तो हमें फैलाना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि बिना फैले काम हो जाए। इसलिए जो हमारा व्याख्यान सुनाने का जो अभियान है, राजीव भाई के विचार सुनाने का जो अभियान है, घर घर में पहुंचाने का जो अभियान है, वो इसीलिए कि भाई एक बार फैल जाएंगे तो फिर टीम बनाने में आसानी होती है और लोगों को खड़ा करने में आसानी होती है। इधर उत्तर भारत में हम कोशिश करेंगे अगले साल भर में काफ़ी तेज़ी से टीमें बने, और लोग चाहते भी हैं। हरियाणा के लोग काफ़ी बार बोल चुके हैं, पंजाब के काफ़ी बार बोल चुके हैं कि हम लोग वहाँ पर जाएं, आएँ, टीम बनाएं, तो काम तेज़ी से शुरू हो सकता है। इस साल हम लोग नवंबर तक तो कोशिश करेंगे कि 10-12 राज्यों में राज्य स्तर की टीमें खड़ी हो जाएं। जगह जगह स्वास्थ्य के कैंप लगना चालू हों, और स्वास्थ्य के कैंपों से ईमानदारी से उनको अगर लाभ मिलता है तो वो जुड़ेंगे। मैं नहीं मानता कि वो नहीं जुड़ेंगे। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी लाभ मिलेगा तो वो ज़रूर जुड़ेगा। तो अगर हम लाभ दे पाएँ, और लाभ देना बहुत आसान है, तो आप सबसे भी मैं अपील करूंगा, हमारी तो कोशिश है कि जो भी हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हर हालत में ये 5 दिन का स्वास्थ्य रक्षक का कैंप अवश्य करना चाहिए। कंपलसरी हम लोग बना रहे हैं। अब तो आगे से जो भी मेंबरशिप हो रही है ना, जो भी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, उससे पहले यही कमिटमेंट ले रहे हैं, भाई आप एक कैंप करो, उसके बाद मेंबर बनो। तो अगर हाँ, आपको इतनी स्वतंत्रता है कि कब करना है ये आप तय करो। महीने में एक बार कैंप होता है, 12 महीने में 12 कैंप होंगे। आप अपनी मर्जी से, अपने सुविधा से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हर साथी को एक राजीव भाई का बेसिक समझने के लिए कम से कम एक कैंप तो करना अनिवार्य है, ऐसा हम मान के चलते हैं। और समय काफ़ी हो गया है मेरे ख्याल से। नहीं, उसको हम लोगों ने जानबूझ के वर्धा तक सीमित रखा है। नहीं, जो नहीं आ सकते वो समय से तय कर लें, 6 महीने बाद आ जाएं, 1 साल बाद आ जाएं। क्योंकि देखिए, कभी भी जब तक आप एक केंद्र विकसित नहीं करेंगे, और एक ऐसा केंद्र विकसित नहीं करेंगे जहां पर एक ताकत हो, तब तक लोग बंधेंगे नहीं। तो वैसी स्थिति में दिल्ली में छोटे कैंप लग जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य रक्षक का कैंप तो सेवाग्राम में करना ही पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन अभी नहीं रखा है। कोई भी केंद्र, जब आप मान लो ब्रह्म कुमारीज वाले हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि भाई आपको एक चीज तो वहाँ करनी, कोई भी करेगा। नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चलता, नहीं करेंगे तो संगठन नहीं चलता। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने माना कि स्वास्थ्य रक्षक का जो कैंप है वो तो सेवाग्राम में ही होगा, वहीं आकर करना पड़ेगा। ये कैंप जो है, या इसके आगे के जो कैंप होंगे, स्वास्थ्य रक्षक 1 या स्वास्थ्य रक्षक 2, वो 15 दिन के भी हो सकते हैं, 20 दिन के भी हो सकते हैं। वो तो सेंटर के ऊपर ही होंगे, सेंटर के ऊपर ही आके करना पड़ेगा। वो लोकल लेवल पर नहीं आएंगे। हाँ, लोकल लेवल पर आप समझाने जा सकती हैं, कैंप ले सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। पब्लिक में जाने का काम आप लोकल लेवल पर करिए, लेकिन जो ट्रेनिंग सेंटर है वो तो सेवाग्राम वर्धा में ही रहने वाला है। ये जानबूझकर हमने इसको थोड़ा टाइट रखा है ताकि डुप्लीकेसी ना हो, क्योंकि आज की दुनिया में तो ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से हुआ करती हैं ना। तो कोशिश करके हम चाहते हैं कि जो एक प्योरिटी है वो प्योरिटी भी बनी रहे, प्रतिबद्धता है वो प्रतिबद्धता भी बनी रहे। और 1-2 लोग अगर ऐसे होंगे कि जो वास्तव में नहीं आ सकते, तो उनके लिए फिर बहुत नियम कायदे कानून होते ही नहीं है। ऐसे एक्सेप्शन के लिए तो चीज़ें रास्ते निकाले जा सकते हैं। सामान्य रूप से तो वहीं पर ये ट्रेनिंग सेशन मतलब डेवलप होना चाहिए, बनना चाहिए। और दो जो ट्रेनिंग कैंप हुए हैं उसमें से लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है, और हमें भी नहीं लगता था कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट आने वाला है। ऐसे लोग जो स्वास्थ्य के विषय में 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली कि 5 दिन में आपने जितनी जानकारी दी उतनी जानकारी हमको 5 साल के कोर्स में भी नहीं मिली।
2 डॉक्टर ऐसे आए थे जिन्होंने BA MS किया हुआ था। बहुत सारे, मतलब मैं तो कहूँगा, नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे स्वास्थ्य के विषय में जुड़े हुए लोग भी आए। उन्होंने दिल से कहा कि प्रदीप भाई 5 दिन में वास्तव में हमको जो मिला ये अतुलनीय है, किसी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के हमको लगा कि हम लोग एक सही रास्ते पर हैं और इसको अच्छे ढंग से तैयार किया जा सकता है। और उनमें से जो सीख के आए, मेरे ख्याल से यहाँ भी कोई 1-2 भाई बहन हैं क्या? प्रशांत भाई स्टॉल पर है, आप सीख के आए ना? आप 5 दिन के वहाँ करके आए ना? हाँ, तो ऐसे 2-3 लोग यहाँ पर हैं, आप उनसे भी व्यक्तिगत रूप से, हाँ एक माता जी यहाँ आई हुई हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनको 5 दिन में वहाँ कैसा लगा, कैसा अच्छा लगा। निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि 5 दिन में हमको जो ज्ञान मिला वो ज्ञान हम ना किताबों से ले सकते थे, ना ज्ञान हमको कोई समझा सकता था, हमें तो यहाँ जो मिला है वो बेस्ट है। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के हमको लगता है कि इस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर थोड़े संसाधन बन जाएंगे तो ये कैंप 100 से लेके 500 लोगों पे भी चले जाएंगे। 500 लोगों के कैंप भी ऑर्गेनाइज होना चालू हो जाएंगे। अगर वो चालू होते हैं तो ये संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाएगी। दिल्ली वालों को, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज कार्यालय के इस शुभारंभ पर आप सब आए। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसका एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क, वे कोई भी केंद्र खोल सकता है, कहाँ खोल सकता है, कैसे कैसे खोल सकता है, उसके क्या नियम। अब तक हम लोगों ने जो केंद्र खोले उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाए, उनको एक ढीला ढाला स्ट्रक्चर दिया, तो ढीले ढाले स्ट्रक्चर में काम भी ढीला ढाला चला। तो अब हम लोगों को लगता है कि एक टाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, एकदम फ्रेम बाउंड होना चाहिए। ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो अलग हो जाइए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जब आपको बड़े टारगेट लेने पड़ते हैं तो वैसी स्थिति में टारगेट देना भी पड़ता है। टारगेट नहीं होता है तो सम्मानपूर्वक दूसरे को जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो वैसी स्थिति में अब आगे से एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महीने भर में, 2 महीने में फ्रेमवर्क बन जाएगा तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से कम 20 सेंटर खुलने की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। हरियाणा में भी 20-25 एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, लेकिन इसीलिए डिले किया कि जब तक फ्रेमवर्क नहीं हो तब तक वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं। लोग काफ़ी उल्टा सीधा भी करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा अब तो राजीव भाई को जानने वाले लोग आने लगे, अब तो कुछ भी करो। तो वैसी स्थिति में हमको थोड़ा सा मुश्किल जाती है, तो हम इसको बहुत टाइट करने वाले हैं। अच्छे काम करने वाले या अच्छे ढंग से प्रमोट करने वाले के लिए पूरा खुला दिल है, हम कोई बहुत बाउंडेशन नहीं लगाएंगे। लेकिन जो थोड़ा सा चीटिंग करेगा या थोड़ा सा जो गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ही नियम कायदे कानून हुआ करते हैं। अच्छे लोगों के लिए नियम कायदे कानून नहीं हुआ करते। तो वैसी स्थिति में इसमें महीने भर में एक अच्छा फ्रेमवर्क हम बना देंगे, बाकायदे एक वकील के साथ बैठ के क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, वॉयलेशन होता है तो क्या होना चाहिए, ऐसा होता है तो वैसा होता है, ये सब चीज़ों को बना के कोशिश करेंगे कि इसका अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के इसको चालू करें। कम से कम गलतियाँ हों कम से कम गलतियाँ होंगी तो हम अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। स्थानीय टीमों का जुड़ाव ज़्यादा हो, स्थानीय टीमें आपस में जुड़ें, आपस के लोग उसमें जुड़ें और एक दूसरे को मित्र के रूप में मदद करें। ऐसा ना हो कि एक दूसरे का कंपटीशन में सामने आ जाए कि भाई ऐसा मेरा है, ऐसा आपका क्यों है, ऐसा। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें। तो वैसी स्थिति में ये 2 महीने में हरियाणा और पंजाब, इन 2 राज्यों को हमने कंसंट्रेट किया है। इन 2 राज्यों में कम से कम एक राज्य स्तर की टीम तो ज़रूर बन जाएगी। फिर वो राज्य स्तर की टीम आगे की कोशिश करेगी कि कैसे पूरे राज्य में इन कामों को फैलाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यालय का हम लोगों ने शुरुआत की है। आप सब जिनको भी थोड़ा थोड़ा समय हो इस कार्यालय में आप समय दे सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत अच्छी फाइनेंस की स्थिति नहीं है, हम 1-2 साथियों को ही व्यवस्था कर पाते हैं छोटा बहुत मानधन देने की और उस कार्य को चलाने की। लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है काम वैसे वैसे 2-4 साथी भी उसमें जुड़ेंगे तो काफ़ी तेज़ी से इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिना संसाधनों के और बिना अर्थ के तो चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती हैं, थोड़ी बहुत चलती हैं। तो हम सब मिलजुल के उस काम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं आप सब से अपेक्षा करता हूँ। हम सब एक ही लड़ाई के सिपाही हैं। मैं राजीव भाई का छोटा भाई हूँ ऐसा मान के आप मत चलिए, बल्कि हम सब
उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी कर्मठता के साथ लगें। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको ये एहसास करना है उस जिम्मेदारी का। तो उस जिम्मेदारी का एहसास करके आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उस काम को लगाएंगे तो काफ़ी तेज़ी से होगा। शक्ति कम होगी तो धीरे चलेंगे, शक्ति ज़्यादा होगी तो तेज़ी से चलेंगे। ऐसे मुझे लगता है कि 2 साल में हम लोग पूरे देश भर में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र खुल सकें और जो विचार प्रवाह, जो विचारों को घर घर पहुंचाने का जो अभियान है वो काफ़ी तेज़ी से चलाया जा सके और कहीं ना कहीं इसमें सेवा का स्वरूप दिखाई दे। अगर मुझको तो लगता है व्यक्तिगत तौर से कि अगर सेवा का रूप नहीं दिखाई दे रहा तो मैं पीछे आ सकता हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत मन की बात कह रहा हूँ। अगर ऐसा लगता है कि भाई सेवा नहीं हो रही है और हम बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल हो रहे हैं तो वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन सेवा का भाव ना छूटे ऐसा हम जरूर कोशिश करेंगे। सभी साथियों से कोशिश करेंगे कि अगर ये मन में संकल्प होगा तो हम सच्चे दिल से लोगों तक पहुंच पाएंगे और अच्छे काम में हम लोगों की मदद भी ले पाएंगे। देश पड़ा हुआ है मदद करने के लिए, हमें थोड़ा आगे आना पड़ेगा। आप सब इस पर आए, मैं आगे के संचालन के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं। और जो यहाँ की टीम है, हमारे दिनेश भाई साइड में ही आप आए हैं, संजीव भाई तो आए हैं और जो दूसरे साथी हैं जो अपने हिसाब से काफ़ी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, यहाँ के कार्यालय की टीम है, उनको बधाई देता हूँ कि खासकर एक बार संजीव मिश्रा जी खड़े हो जाइए, सब उनका स्वागत करें तालियों के साथ। उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि बहुत शांति से वो अपना काम करते हैं, किसी को मतलब बहुत डिस्टर्ब नहीं करते हैं, शांति से सारा काम संभालते हैं, मैनेज करते हैं और इस कार्यालय को मैनेज करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। गुरु जी का आशीर्वाद हम सबके साथ में है, बिना उनके आशीर्वाद के ये संभव नहीं था। उन्होंने मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और अपने ज्ञान से भी जितना संभव हुआ इस केंद्र को खड़ा करने की कोशिश की है। आज वो चल गया है, अब चल गया है तो साल भर में बहुत तेज़ी से काम भी आपको दिखाई देगा। फाइनेंस की शुरुआत में बहुत दिक्कत थी, शुरुआत में सीडी छापने के लिए भी पैसा नहीं था, तो कुछ लोगों से आपस में इकट्ठा करके सीडी छापा यहाँ के कार्यालय के लिए। सीडी कभी कम भी पड़ती थी, कभी नहीं भी मिलती थी, उसमें बहुत सारे साथियों को खराब भी लगा कि हमको सीडी नहीं देते हैं, तो सीडी नहीं हो पाई। लेकिन अभी 3 महीने में 4 महीने में हमेशा एक 10,000 सीडी का 15,000 सीडी का स्टॉक यहाँ पर रहता है, बाकी सामानों का स्टॉक रहता है और उसको कोशिश कर रहे हैं सुचारू ढंग से चलाने का। अगले 6 महीने में आपको काफ़ी चीज़ें परिवर्तनीय मिलेंगी, काफ़ी नई चीज़ें मिलेंगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोशिश करें, हमारी तो यही कोशिश है कि हिंदुस्तान के जितने भी छोटे छोटे लोग हैं उन सबको जोड़ा जाए, उनको तैयार किया जाए, जो नए तैयार होना चाहते हैं उनको तैयार भी किया जाए और जो छोटे छोटे हैं उनको क्लब किया जाए। तो वैसी स्थिति में अगर ये लोग क्लब हो गए तो हमारी ताकत काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी और वो वास्तव में स्वदेशी वाले हैं। अगर हम स्वदेशी मैन्युफैक्चरर्स को जोड़ पाए तो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत होगी। लेकिन कैसे जोड़ेंगे, कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे ही पैसा आता है तो बहुत सारे लालच की वृत्तियाँ भी जुड़ जाती हैं, तो वो लालच की वृत्तियाँ कम हों और ईमानदारी से हम ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करें, इसका एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा तो काफ़ी तेज़ी से ये आगे बढ़ेगा। आप सब लोग इसी तरह से हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए, हम लोगों को ताकत देते रहिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संस्था की तरफ से कि आप सब यहाँ पर आए। आगे की कार्रवाई के लिए माइक वापस भैया को देता हूँ, वो आगे का संचालन करेंगे। खाने का टाइम वैसे हो चुका है, खाना रेडी भी होगा। हमारे जो मेहमान आए हैं, मंच पर बैठे हैं, आदरणीय गुरुजी हैं, इनको भी कुछ अपनी बातें कहनी है, आशीर्वचन देने हैं, आशीर्वचन देने का काम वो करेंगे। आगे सवाल जवाब की भी बात अगर रखी है, कोई सवाल जवाब हो तो भोजन के बाद अपन बैठ के कर सकते हैं। ऐसा जिसको भोजन करके जाना है जा भी सकता है, आपस में अगर कुछ बातचीत करनी है तो उसको भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे इशू ऐसे हैं जिन पर हमें आपस में बहस करनी भी चाहिए।
और मैं चाहता हूं कि खुलकर उस पर बात भी होनी चाहिए। तो खाना खाने के बाद हम उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद जिसको इंटरेस्ट है वो बैठेगा, नहीं है वो अपने घर जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।